चलें जी, लेट्स रिज्यूम सेशन 2 ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। हमने स्टैक क्यू को समझ लिया। अब हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा लिंक लिस्ट का। क्यू की थोड़ी सी कोडिंग यहाँ पे तो खैर सिर्फ एल्गोरिथम में लिख के देना बताना है कि तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वन डायमेंशनल एरे जैसे ऊपर। डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई द एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग एन आइटम टू द क्यू। द एल्गोरिथम शुड डिटेक्ट एनी पोटेंशियल एरर कंडीशंस। तो क्या किस तरह से कैसे काम करेगा मेरे ख्याल में पहले मैं स्टैक और की को थोड़ा सा कोड बता दूं ताकि आप उसका फिर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की फॉर्मेट्स को लिखना एक्सप्लेन करना भी सीख सको। लेट्स नॉट पुट इट देयर एट दिस वेरी मोमेंट। इसको करते बहुत आसान है, लेकिन हम पहले थोड़ी सी कोडिंग कर लेंगे स्टैक की। सबसे पहले हम एएस का रिमेनिंग एडीटी कर लेते हैं जिसका नाम है लिंक लिस्ट। पेज नंबर आपके पास 30 शो हो। लिंक लिस्ट में समझने के लिए एक बड़ा आसान सा बेंचमार्क क्वेश्चन है। लिंक लिस्ट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लिंक लिस्ट के अंदर जो खास, जैसे मैंने कहा था कि स्टैक के अंदर पुश पॉप टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर है। क्यू के अंदर आपके पास फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर, एन क्यू डी क्यू का कॉन्सेप्ट है। एन क्यू का मतलब आप क्यू के अंदर एन क्यू करोगे तो टेल पॉइंटर को एडजस्ट करके वो डेटा को डालेगा। टी क्यू करोगे तो आप डेटा निकालोगे और फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर को एडजस्ट करोगे। लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाता है हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर स्पेसिफाई करता है कि आपकी लिंक लिस्ट शुरू कहां से होती है। और एक नल वैल्यू हम यूज करते हैं। नल वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई करता है कि आपकी लिंक लिस्ट खत्म कहां पर हो रही है। और लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास दो लिस्ट होती हैं। एक तो लिंक लिस्ट इटसेल्फ होगी और एक आपके पास फ्री लिस्ट होगी। फ्री लिस्ट को आप यूज करोगे जब भी कभी आप नई नोड, ये एक नोड कहलाती है, आप इसको नोड कह सकते हैं। गुड टू रिमेंबर। सो वी हैव अ हेड पॉइंटर and we have a value which specify where the link list ends. Then we have a node. नोड के अंदर ना सिर्फ के डेटा होगा बल्कि नोड के एक पोर्शन में ये इंफॉर्मेशन होगी कि ये वाली नोड किसके साथ आगे अटैच हुई है। सही है। तो ये वाली चीज। और फिर आपके पास फ्री लिस्ट होगी। जब भी कभी आप लिंक लिस्ट में कोई नई नोड ऐड करोगे तो वो आप बोरो करोगे फ्री लिस्ट से। और जब कभी इस लिंक लिस्ट में से आप किसी नोड को डिलीट करोगे तो वो दोबारा आप असाइन करोगे फ्री लिस्ट को। ये भी होता है। ठीक है, चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट के अंदर ए सी डी ई रखे हुए हैं। यहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, ए से आपकी लिंक लिस्ट शुरू हो रही है। ठीक है? और वो कह रहा है कि आपको बी को ऐड करना है इसी लिंक लिस्ट के अंदर। इस तरह से ऐड करेंगे वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे फ्री लिस्ट के पास। फ्री लिस्ट की जो पहली अवेलेबल नोड होगी उसके अंदर हम बी को लिख देंगे। और जो ए नोड सी को पॉइंट कर रही है इस कनेक्शन को खत्म करके हम इसको पॉइंट करेंगे। और ये जो बी आगे नेक्स्ट फ्री लिस्ट को पॉइंट कर रही है इसको खत्म करके हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह करने से क्या होगा, हेड से शुरू हुआ ए बी सी डी ई, तो हमने नोड बीच में इंसर्ट कर दी। इसको तुम अब लिख किस तरह से सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो कि बी added to next available node in free list. Node B then points towards node C. सर पहले ये नहीं लिखेंगे कि लिंक बिटवीन ए एंड सी इज सेवर्ड एंड देन Node A जो भी काफी है। Node A points towards node B. Head pointer of free list points towards next available node. हमारे 4 पॉइंट बन गए। ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अगली दफा जब हम डेटा डाले तो उस वाली नोड के अंदर डालें। सर बताना नहीं कि ए और सी का लिंक हटाएंगे। हाँ, ये भी लिख सकते हो बिल्कुल। ये इस पॉइंट की जगह बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि ये वाला थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। मैं यहाँ बिल्कुल लाइन से एग्री कर रहा हूँ। ठीक है। लिंक
between node A and node C is terminated. इसको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे. Is terminated. नहीं बस अब काफी है, बस काफी हो गया है ना. ठीक है. ठीक है सर. बेटा 4 पॉइंट्स आपने यूं लिख दिए, ये मैंने आसानी से तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा तुम लोगों को एडवांस लेवल पे जाके भी समझानी है, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट आप लोग अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल पे जाके समझाने की वजह ये है कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है. मैं इन कनेक्शन को दोबारा एक दफा खत्म कर दूं. देखो ये जो नोड ए, नोड सी, नोड डी, नोड ई है ना, ये किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर भी होंगी. जैसे हम स्टैक में क्यू में देख रहे थे तो मेमोरी लोकेशन के ऊपर में, तो हम सपोज कर लेते हैं, उसने लिखा हुआ तो नहीं है, ये मेमोरी लोकेशन सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको 5 कह देते हैं, 6 कह देते हैं, 7 कह देते हैं. हेड पॉइंटर नोड 1 को पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब ये कि आपकी जो है वो यहाँ से लिंक लिस्ट शुरू हो रही है. नोड 1 2 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. नोड 2 3 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 को पॉइंट कर रहा है. यहाँ पे 4 लिखा हुआ है. और अगर हम अपने इंडेक्स को 1 से शुरू कर रहे हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये नल वैल्यू है, ये हो सकता है कि ये 0 का मतलब होगा कि यहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होती है. फ्री लिस्ट आपकी 5 से शुरू हो रही है, 5 6 के साथ, और 6 7, और ये वाली जो नल वैल्यू है ये फ्री लिस्ट की नल वैल्यू है, मतलब फ्री लिस्ट यहाँ पे खत्म हो रही है. ओके, अब जब हमने बी को ऐड किया होगा तो हमने क्या किया होगा, ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे हम 5 ताकि इसके साथ ज्वाइन होना शुरू. और ये जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 को हमने खत्म करके क्या लिख दिया होगा, 3 2, ताकि इसको पॉइंट करना शुरू कर दें. 2 या नोड का एड्रेस 2 है. और ये जो हेड पॉइंटर है अब फ्री लिस्ट का, इसको हमने कर दिया होगा 6 ताकि नेक्स्ट वेरिएबल नोड को पॉइंट करना शुरू कर दें. जी सर. और जब यहाँ पे 5 आ गया तो खत्म हो गया. 5 का मतलब उसको नीचे पॉइंट करना इस तरह से. तो ये एक थोड़ी डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से अंदर जो वैल्यूज इस तरह से एडजस्ट होंगी. अच्छा, इसी सिनेरियो के अंदर अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ABCD F ऐड करना है, तो क्या करोगे? नल वैल्यू हटा देंगे. F कहाँ लिखोगे? नल वैल्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. जी नल वैल्यू सर 6 पे आएगा. F हमने 6 पे लिख दिया, ठीक है ज्यादा. सर नल वैल्यू हटा दें. हेड पॉइंटर को इसको हमने कर दिया 7 ताकि नेक्स्ट अवेलेबल नोड को पॉइंट करना शुरू कर दें. 4 की जो नल है उसकी जगह 6 आ जाएगा. यहाँ इसकी जगह लिख दूं इधर 4 की नल के ऊपर 6 आएगा ना सर, क्योंकि ई के बाद वो पॉइंट यहाँ पे एफ पे करेगा ताकि ये इसके साथ ज्वाइन हो जाए. और यहाँ पे 7 की जगह पे यहाँ पर नल वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि अब आपकी लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म हो रही है. तो ये वाली सारी अंडरस्टैंडिंग है. अगर आपने लिंक लिस्ट में कोई भी वैल्यू डालनी है तो कैसे डालें. लिंक लिस्ट के लिए इतना फिलहाल जान लेना काफी है. देखता हूँ अगर लिस्ट में मुझे कुछ और कुछ मिलता है. डिस्क्राइब हाउ द लिंक लिस्ट इन पार्ट ए मे बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग वेरिएबल्स एंड एरेज. वेरिएबल्स एंड एरेज को यूज करके आप लिंक लिस्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आप एरे के इंडेक्सेस को यूज करोगे, ठीक है, टू पॉइंट एनी. देखो ये जो हमने ऊपर पूरी नोट बनाई हुई है ना, ये हम अगेन क्योंकि मैंने कोडिंग नहीं करवाई थी, तो जब इसको आप लिंक लिस्ट को कोड करते हो ना, आप एरे को यूज करते हो, एरे के इंडेक्सेस को यूज करते हो इसको यहाँ वहां को वहां पॉइंट करने के लिए, ठीक है. एरेज इंडेक्सेस विल बी यूज्ड टू पॉइंट डिफरेंट नोड्स. द हेड पॉइंटर वेरिएबल विल बी यूज्ड टू पॉइंट स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. तो आप इसके अंदर जो है आपके पास हेड पॉइंटर भी होगा. A null value will be used to specify the end of the linked list. 2-3 पॉइंट लिख दो. एरे के क्या यूज होंगे, एरे के एक्सेस यूज करेंगे आप लिंक लिस्ट के अंदर उसको पॉइंट करने के लिए, डिफरेंट नोड्स को दूसरी नोड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए. कोड ऑफ द एरेज विल बी यूज्ड टू पॉइंट द डिफरेंट नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट. द वेरिएबल्स लाइक द हेड पॉइंटर स्पेसिफाई द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. इस तरह से लिखो. सर एक ही एरे में हो जाएगा ये सब कुछ. हाँ, आप जो है वेरी गुड क्वेश्चन. ये जरा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, जरा A2 लेवल का क्वेश्चन है कि आप फ्री लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों को आप एक ही एरे के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
कि आपकी जो लेट्स अगर मैं एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 1 से लेके 4 तक लिंक लिस्ट नजर आ रही है और 5 से लेके 7 तक मुझे एरे का एक ही इंडेक्स होगा, एरे 1 2 3 4 5 6 7। तो उसी एक ही वन डायमेंशनल एरे के कुछ पोर्शन को मैंने लिंक लिस्ट के तौर पे यूज कर लिया, कुछ पोर्शन को फ्री लिस्ट के तौर पे use किया। अगर आप चाहें फिर इसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Sir, will it be one dimensional? Abdullah, it can be one dimensional, it can be two dimensional, but right now they're just asking what the array is. लेकिन हम AS और A2 के अंदर जो है वो वन डायमेंशनल एरे को ही यूज कर रहे होते हैं। टू डायमेंशनल एरे को भी हम यूज करते हैं, लेकिन उसको ऑफ्टन यूज करते हैं बाइनरी ट्री के लिए, जो कि फिलहाल नहीं पढ़ रहा। चलो बेटा, एक जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। हमारे पास अभी अराउंड 20 मिनट्स के करीब मौजूद है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्टैक को हम कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू। सही है, तो एक छोटा सा स्टैक बनाता है सूडो कोड और उसका पुश और पॉप का कोड लिखता है। बेटा हम स्टैक की कोडिंग को फोकस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्टैक है और स्टैक छोटा सा 1 2 3 और 4। स्टैक के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। सो पुश एंड पॉप। सही है। ऑलराइट, अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है कि स्टैक के अंदर मैं वैल्यूज को पुश कर सकूं, ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा प्रोसीजर बना लेता हूं। उस प्रोसीजर का नाम रख देता हूं पुश, और जो भी वैल्यू पुश करनी होगी वो ऐसा पैरामीटर के तौर पे रिसीव कर लेता हूं। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यूज को पुश कर रहा हूं। ठीक है, जब भी कभी ये रूल है, आगे जाके A2 के अंदर भी काम आएगा। स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, जब भी उसके अंदर तुम वैल्यूज को अगर पुश करोगे, एनक्यू करोगे, इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले चेक करोगे कि भाई ऐसा तो नहीं हो गया कि आपका स्टैक फुल हो गया हो। ठीक है, ये जो एरे है, इस पूरी एरे का नाम हमने रख दिया स्टैक। ठीक है, तो स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3, स्टैक 4 तक तो वैल्यूज हम डाल सकते हैं। अगर स्टैक 4 से ज्यादा हो जाएगा तो फुल हो जाएगा। अच्छा, अब ये कौन बताएगा? ये हमारा एक वेरिएबल कहलाता है टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर इसी को हम यूज करेंगे पॉइंट करने के लिए भी कि अगला डेटा में कहाँ डालना है, और ये स्पेसिफाई भी करेगा कि सबसे टॉप पे क्या रखा हुआ है। स्टैक बिल्कुल खाली है तो टॉप में 0 होगा। जब स्टैक 1 पे कोई चीज मौजूद होगी तो टॉप में 1 होगा। मैं पता फिर 2 3 4। और अगर आपका ये टॉप अंदर 4 होगा तो उसका मतलब, और अगर आपका टॉप 4 से बड़ा हो गया तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका स्टैक फुल हो गया। मिसाल के तौर पे हमने 1 पे डाटा डाल दिया, 2 पे डाल दिया, 3 पे डाल दिया, 4 पे डाल दिया। अगली दफा जब डाटा को पुश करने के लिए आया और हमने चेक किया कि आपका टॉप ऑलरेडी 4 है, अगर आपका टॉप ऑलरेडी 4 है और मैं दोबारा वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ तो उसको एरर देना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये कंडीशन बना सकता हूँ कि अगर, इसको थोड़ा सा चला के भी देख लेंगे, हो सकता सर है पहले फिर टॉप को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और लेस देन इक्वल्स टू 4 करना पड़ेगा ना। अगर टॉप, वो तो हम टॉप पे करेंगे ना, यहाँ पे प्रोसीजर से पहले करेंगे। अगर आपका टॉप इज इक्वल टू 4 हो गया तो आप इसको रन करके देख लेंगे, मसला नहीं है। अगर आपका टॉप इज इक्वल टू 4 हो गया तो आप प्रिंट कर दोगे स्टैक फुल। बेटा ये क्या लिखा था बड़ा बड़ा? स्टैक फुल। हाँ वही सही है। अगर वो फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एल्स की कोडिंग करेंगे। एल्स के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे हम सबसे पहला डेटा एलिमेंट स्टैक में डालने के लिए जा रहे हैं। अभी हमारा स्टैक बिल्कुल खाली है और यहाँ पे लिखा हुआ है 0। स्टैक इज इक्वल टू स्टैक प्लस 1। तो अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 0 पे तो मैं डेटा नहीं डाल सकता, डेटा तो मुझे 1 पे डालना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, एल्स के अंदर टॉप को टॉप प्लस 1 कर दूंगा। सर आप टॉप को काउंट की तरह यूज कर रहे हैं मतलब? नहीं, मैं काउंट की तरह बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा। डोंट मिक्स इट अप। ये मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। राइट वर्ड इज, मैं टॉप को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और इंक्रीमेंट करके फिर मैं क्या करूंगा, स्टैक एरे के अंदर। तो सर फिर हम फॉर का लूप क्यों नहीं लगा रहे? वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर देगा? नहीं, देखो जब एक दफा पुश कॉल होगा ना, गुड क्वेश्चन है, जब एक दफा पुश कॉल होगा तो वो एक एलिमेंट को स्टैक में डालेगा। दोबारा पुश को कॉल करोगे फिर वो अनदर एलिमेंट को
स्टैक पे डालेगा। तो हम फॉर लूप क्यों यूज करेंगे? जितनी दफा पुश कॉल होगा उतनी दफा वो स्टैक में वैल्यू को डालता चला जाएगा। हाँ, अगर आपने 4 वैल्यूज डाली हुई है और दोबारा फिर आपने पुश करने की कोशिश की तो वो एरर देगा कि स्टैक फुल। तो ये वाला कोड बना रहा है, ठीक है। तो स्टैक टॉप के ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने ये जो वैल्यू पैरामीटर के तौर पे ली हुई थी इसको हमने स्टैक टॉप के अंदर डाल दिया। इसको हमने कर दिया एंड और इसको हमने कर दिया एंड प्रोसीजर। अब देखो, अब इस प्रोग्राम को जो मैं रन करूंगा इसको चला के देखना। मेन प्रोग्राम के अंदर मैं इसको चला के देख भी रहा हूँ। मैंने पुश किया कैप को, जैसे पुश कैप कॉल करोगे, यहाँ पे कॉल भी लिख देता, प्रोसीजर है तो कॉल लिखे, कॉल पुश कैप। तो ये जो कैप है ये इस वैल्यू के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, इतना तो पता है ना इस तरह से प्रोग्राम चलता है। इसको चेक कर सकते हैं हम कोड करके? टॉप के अंदर 4 तो नहीं है, नहीं टॉप में तो राइट नाउ हमारे पास 0 है, ठीक है। और एल्स वाला पार्ट चलेगा, टॉप को 0 से करेगा पहले 1, और 1 करने के बाद स्टैक 1 यानी कि स्टैक के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू के अंदर कैप है, इसको यहाँ पे स्टोर कर देगा। और ये पॉइंट करना होगा, सही है, ये हो गया। अच्छा, अब दोबारा हमने पुश को कॉल किया, एक बार फिर हमने कॉल किया, हमने इसको पुश कर दिया। निकनेम यही है तुम्हारा? तो हमने आज रखिए तुम्हारा निकनेम। हमने इसको पुश किया, ये वैल्यू आएगी। अब दोबारा इस जगह पे और अब चेक करेगा 1 है, एल्स वाला पार्ट चलेगा, इसको करेगा 2 करने के बाद यहाँ पे इसको पुश कर देगा, और पुश करने के बाद एंड प्रोसीजर हो जाएगा। एक बार फिर हम कॉल करते हैं, कॉल करके हम पुश के अंदर एक और वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे हम अली को डाल देते हैं। चेक करेगा, यहाँ पे अली को लेकर आएगा, इसको पहले करेगा 3, एल्स के अंदर 3 करने के बाद थर्ड के ऊपर यहाँ पे अली को स्टोर कर देगा स्टैक 3 के ऊपर। फिर उसके बाद हम दोबारा कॉल करते हैं पुश को, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेबी, ठीक है। यहाँ पर नीचे एस वाला पार्ट चलेगा, पहले वो इसको करेगा 4 करके स्टैक 4 के ऊपर यहाँ पे एबी को स्टोर कर देगा। एंड प्रोसीजर हो जाएगा। दोबारा कॉल करते हैं हम पुश को, और पुश को कॉल करके यहाँ पे हम एंटर करते हैं नाहिल, ठीक है। अब जब वो यहाँ पर आएगा ना नाहिल को लेकर, तो प्रोसीजर के बाद सबसे पहले जब ये वाली कंडीशन चेक करेगा क्या टॉप के अंदर 4 है, अब वो क्या करेगा स्टैक फुल वाला मैसेज रन करेगा, एल्स वाला पार्ट रन ही नहीं होगा, तो ये आउटपुट तुम्हें कर देगा स्टैक फुल। तो नाहिल को पुश नहीं करेगा, तो जितनी दफा पुश करते रहोगे स्टैक फुल स्टैक फुल स्टैक फुल, हमारा पुश हो गया, पुश का प्रोग्राम हो गया। इसी तरह से अगर आप मुझे पॉप बनाना है, पॉप के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, खाली क्योंकि पॉप करना होता है टॉप से। पुश का मकसद एक वैल्यू को स्टैक में डालना है बस, और पॉप का मकसद जो भी स्टैक के टॉप पे चीज रखी हुई है उसको निकालना है बस। इसको टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, टॉप का मतलब उसको निकाल दो, उसको माइनस कर दो, निकाल दो माइनस कर दो, दैट्स इट। कीप इट सिंपल, चीजों को जितना आसान रखोगे उतना इंशाल्लाह समझने में भी आसानी होगी, बेस नॉलेज भी अच्छा बनेगा और नंबर भी अच्छा आएगा। तो पॉप पे बेटा सबसे पहले अगेन हम चेक करेंगे, अगर टॉप लेस देन 1 है तो, अगर 1 से भी कम हो गया, हमारे जो यहाँ पे हमारा इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है ना, अगर 1 से भी कम हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, स्टैक एम्प्टी। तो हम प्रिंट कर देंगे स्टैक एम्प्टी। एल्स, अरे जिसको हम निकाल रहे हैं ना उसको भी हम देख भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम एबी को निकाल रहे हैं, सबसे टॉप पे एबी है ना सर, तो हम एक दफा प्रिंट कर देते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन हम एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जिसको निकाल रहे हैं उसको देखते हो किसको निकाल रहे हो, ठीक है। तो प्रिंट हमने कर दिया स्टैक टॉप को, और उसके बाद हमने क्या कर दिया टॉप, गेस करो क्या करेंगे, टॉप असाइन टू टॉप -1, बिल्कुल -1 कर दिया, एंड कर दिया और एंड प्रोसीजर कर दिया।
सर वैल्यू वाला नहीं आया इसमें वेरिएबल कौन सा वाला? वैल बेटा वो तो पुश में करेंगे ना, पॉप में वैल्यू वाला वेरिएबल क्यों यूज करेंगे? पॉप का मकसद जो भी स्टैक के टॉप पे रखा है उसको रिमूव करना बस। वैल्यू तो हमें तब चाहिए होती है कि किसको डाल रहे हो तुम स्टैक में, ये सीखना ना। अच्छा आप कह रहे हैं वैल्यू ऑलरेडी डली हुई है बस निकालना है। हाँ मतलब स्टैक जब पुश का मतलब जितना भी स्टैक के अंदर डेटा ऊपर से टॉप से एक करके निकालते रहो, और अगर ऑलरेडी खाली है पॉप करो तो बोले स्टैक एम्प्टी। अच्छा आपने सर ये एक ही बनाया ना इसलिए आप कह रहे हैं ये आपने टोटल पूरा एक ही बनाया ना। एक ही बात। अगर डिफरेंट डिफरेंट बनाते तो फिर तो वेल टॉप में भी लगेगा। नहीं बस स्टैक जिसको कहते हैं ना सिंपल एरे का स्टैक यूजिंग पुश और पॉप, वो कोड ऐसे ही बनेगा। अच्छा देखो इसको जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं कि यार ये हमारा टॉप लेसन 1 के ऊपर स्टैक एम्प्टी डिस्प्ले करेगा या नहीं करेगा। हमें लेसन 0 लिखना था, इक्वल टू 0 लिखना था, क्या लिखना था हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये सिचुएशन इस तरह से, आपके टॉप के अंदर 4 है, तो जब आप पॉप करोगे तो टॉप लेसन 1 है नहीं, वो तो 4 है, नीचे आएगा स्टैक 4 को आउटपुट करेगा, स्क्रीन के ऊपर वो AB को आउटपुट करेगा, आउटपुट करने के बाद टॉप को कर देगा 3। सही है। उसके बाद दोबारा फिर पॉप करोगे तो 3 लेसन 1 है नहीं, एल्स वाला पार्ट चलेगा और वो अली को आउटपुट कर देगा। फ्रेंड स्टैक 3 को आउटपुट करेगा, स्टैक को कर देगा 2। दोबारा फिर पॉप करोगे 2 लेसन 1 नहीं, और स्टैक 2 यानी कि इसको आउटपुट करेगा, आउटपुट करने के बाद टॉप को दोबारा कर देगा -1 यानी कर देगा 1। ऊपर गए, एक बार फिर पॉप किया, दोबारा पॉप को देखो, ये में पॉप का मतलब इसका मतलब क्या है, जो मैं कॉल 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 कर रहा था ना, इसके तुम ये दोबारा पॉप को कॉल कर रहे हो, पॉप पॉप कॉल पॉप होगा ना। हाँ अगर तुमने कॉल पॉप किया तो सिर्फ AB डिस्प्ले होगा, दोबारा कॉल पॉप करोगे तो फिर अली, फिर आपने कॉल एक बार फिर पॉप को किया तो साबन। हाँ, उसके बाद फिर आपने एक बार फिर कॉल किया तो आउटपुट आना चाहिए क्या। अच्छा हम देख लेते हैं अभी, इसमें देखो टॉप में 1 है, उसको ड्राई रन भी करके देखते हैं। 1 लेसन 1 है नहीं है, इसका मतलब एल्स वाला पार्टी चलेगा, ये कैप को आउटपुट करेगा नीचे और टॉप को -1 करके क्या कर देगा 0 कर देगा। अब जब तुम दोबारा पॉप करोगे तो वो चेक करेगा क्या 0 लेसन 1 है, यस, तो वो स्टैक एम्प्टी। अब तुम बार बार पॉप करते रहोगे, स्टैक एम्प्टी डिस्प्ले करता रहेगा। अलबत्ता पॉप के बाद आपने पुश किया तो एक और वैल्यू आ जाएगी, तो पुश और पॉप बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। 2 दफा पुश कर दिया, 1 दफा पॉप कर दिया, पॉप किया तो -1 हो गया, पुश हो गया तो +1 हो गया, तो ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपका स्टैक जो वो काम करता चला जाए। सो दैट वाज द कोडिंग फॉर पॉप। AS वालों टॉप को इनिशियलाइज नहीं करना होगा इसमें। क्या चीज? टॉप को इनिशियलाइज करना होगा इसमें। नहीं हम सिर्फ क्योंकि प्रोसीजर बना रहे हैं ना, तो टॉप या जो एरे है स्टैक जो कुछ भी होगा वो ग्लोबल डिक्लेयर इनिशियलाइज होंगी। बेटा देखो मैंने आपको स्टैक की कोडिंग समझा दी क्योंकि जरूरी थी, इसका चंक इतना सा मे बी इन वर्स्ट केस में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मे बी शायद आ जाए। कुछ हमारे टीचर्स हैं वो दे रहे हैं, मैं क्यों की भी थोड़ी सी कोडिंग बता दूंगा, लेकिन AS के अंदर वो सिर्फ आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, आपसे इस तरह की प्रोग्राम वो पूछेगा कि क्या करोगे, पुश के अंदर +1 करोगे, पॉप में -1 करोगे, इस तरह की चीजें होंगी बस। कोडिंग प्रोग्रामिंग जो आएगी वो A2 के अंदर आएगी, सूडोकोड की फॉर्म के अंदर भी आएगी और VB.NET और पाइथन की फॉर्म में भी आएगी। तो AS के अंदर आपके पास ADTs के स्टैक क्यू इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स ही आएंगे। ठीक है जी, चलिए जी मैं लेक्चर को आज के लेक्चर को रैप अप कर रहा हूँ। स्टैक क्यू इंग्लिश हमने कर लिया, डेफिनेटली A2 वाली बाइनरी बाद में पढ़ेंगे।